डेप्रिसिएशन के बारे में तो हम सभी जानते हैं और ये असेट की वैल्यू रिड्यूस करता है, ये भी हमें पता है। लेकिन ये रिडक्शन कंपनीज एक्ट में अलग तरीके से होता है और इनकम टैक्स एक्ट में अलग तरीके से। दोनों का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है और दोनों में क्या फर्क है, ये हम आज जानेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे डेप्रिसिएशन का बेसिक कंसेप्ट और उसका पर्पस। हम देखेंगे कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन के वेरियस मेथड्स एंड लॉजिक, दोनों एक्ट में डेप्रिसिएशन के रेट्स, डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के कुछ स्पेशल केसेस, देखेंगे डुअल इम्पैक्ट एंड डेफर्ड टैक्स का मतलब, और देखेंगे कुछ रियल लाइफ इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिजनेसेस। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब भी आप कोई असेट परचेज करते हो तो टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है। वैल्यू के इस रिडक्शन को जब हम असेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में बांटते हैं उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये रिडक्शन वेयर एंड टेयर या कंजम्पशन ऑफ वैल्यू से होता है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसका अकाउंटिंग में और फाइनेंस में बुक्स पर एक बड़ा इम्पैक्ट आता है। डेप्रिसिएशन वैसे तो आपके बिजनेस के कैश से रिडक्शन नहीं लेता है, मतलब आपके बिजनेस का कैश रिड्यूस नहीं होता है, लेकिन ये आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग कंसेप्ट ही नहीं है बल्कि एक टैक्स सेविंग टूल भी है। डेप्रिसिएशन सिर्फ टेंजिबल असेट्स पर ही नहीं बल्कि इंटेंजिबल असेट्स पर भी लगता है, जिसे हम अमोर्टाइजेशन भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मेन पर्पस होता है अपने बुक्स में असेट की ट्रू वैल्यू दिखाना, ट्रू प्रॉफिट दिखाना एंड टैक्स सेविंग में हेल्प करना। कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट दोनों ही डेप्रिसिएशन को अलाउ करते हैं, लेकिन दोनों के सोचने का तरीका और डेप्रिसिएशन का लॉजिक अलग अलग है। जहां कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन का पर्पस है असेट की ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर दिखाना और सही प्रॉफिट दिखाना, वहीं ये यूजफुल लाइफ मेथड फॉलो करता है जो शेड्यूल 2 में प्रिस्क्राइब करी गई है। मेथड की बात की जाए तो डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट में इस तरह से चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ असेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू ऑफ असेट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, जिसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल और यूजफुल लाइफ के एंड पर उसकी एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू है 1 लाख। तो यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन होगा कॉस्ट ऑफ असेट यानी 10 लाख माइनस रेसिडुअल वैल्यू यानी 1 लाख डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ असेट यानी 10 साल। तो आपका डेप्रिसिएशन आएगा ₹90,000 पर ईयर। वहीं इनकम टैक्स एक्ट की अगर बात की जाए तो इसमें डेप्रिसिएशन का पर्पस है यूनिफॉर्म टैक्स डिडक्शन अक्रॉस द बिजनेसेस। मेथड की बात की जाए तो इनकम टैक्स एक्ट में जनरली WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो होती है। रेट्स की बात की जाए तो इनकम टैक्स रूल के अपेंडिक्स 1 में स्पेसिफिक रेट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं डेप्रिसिएशन के लिए। इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो सपोज हमने एक मशीनरी खरीदी 10 लाख की, जिसपे हमें 15% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन होगा 10 लाख का 15% यानी कि 1.5 लाख। नेक्स्ट ईयर में 10 लाख माइनस 1.5 लाख यानी आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है मतलब 8.5 लाख, उसके ऊपर 15% से डेप्रिसिएशन लगेगा और इसी तरह डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली रिड्यूस्ड बुक वैल्यू पर लगता जाएगा हर साल। तो जो मेन डिफरेंस है कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के डेप्रिसिएशन की मेथड में, वो है कंपनीज एक्ट जो है वो फॉलो करता है यूजफुल लाइफ, वहीं इनकम टैक्स एक्ट जो है वो डेप्रिसिएशन का एक फिक्स्ड रेट देता है। मतलब एक इकोनॉमिक लाइफ पर बेस्ड है एंड दूसरा फिक्स्ड रेट ऑफ डिडक्शन पर। चलिए अब रेट्स देखते हैं, कौन से एक्ट में किस असेट पर कितना डेप्रिसिएशन मिलता है कंपनीज एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के रेट्स कुछ इस तरह से हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर है 5%, कमर्शियल बिल्डिंग पर है 10%, वहीं फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स पर है 10%, मशीनरीज पर है 15%, कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर पर है 40% और इंटेंजिबल असेट्स पर है 25%। ये रेट्स है कुछ कॉमनली यूज्ड असेट्स के जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन के सारे रेट्स इनकम टैक्स रूल के अपेंडिक्स 1 में प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जिसकी PDF फाइल हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच की है। तो आप वहां पर जाकर सारे डेप्रिसिएशन रेट्स जो इनकम टैक्स एक्ट में एप्लीकेबल है वो देख सकते हैं। वहीं अगर कंपनीज एक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ के हिसाब से चार्ज होता है। नॉर्मली कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड यूजफुल लाइफ इस तरह से है।
बिल्डिंग के लिए 30 ईयर्स, फर्नीचर के लिए 10 ईयर्स, व्हीकल के लिए 8 ईयर्स एंड कंप्यूटर्स के लिए 3 ईयर्स। ये सारी यूजफुल लाइफ कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 2 में प्रिस्क्राइब है। कंपनीज अगर इसके अलावा कुछ और यूज करना चाहती है तो उन्हें डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। कंपनीज एक्ट के डेप्रिसिएशन रेट्स अलोंग विद देयर यूजफुल लाइफ का पीडीएफ भी हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कंपनीज एक्ट वर्सेस इनकम टैक्स एक्ट में आता है, अगर कोई असेट 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ है तो उस पर फुल डेप्रिसिएशन लगेगा इनकम टैक्स एक्ट में, लेकिन अगर वो ही असेट 180 डेज से कम यूज हुआ है तो इनकम टैक्स एक्ट में हाफ डेप्रिसिएशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मशीनरी खरीदी ऑफ ₹1 लाख इन नवंबर, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा फॉर लेस देन 180 डेज, मतलब उस पर हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा। तो उस पर डेप्रिसिएशन होगा 1 लाख इंटू 15% इंटू हाफ, यानी 15,000 का हाफ यानी 7,500। हर बार डेप्रिसिएशन सीधा नहीं होता, डेप्रिसिएशन में भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। जैसे नंबर 1, पावर जनरेटिंग यूनिट्स। इनकम टैक्स में जनरली WDV ही यूज होता है, लेकिन पावर जनरेटिंग यूनिट्स के पास ऑप्शन रहता है कि वो SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन भी यूज कर सकते हैं। नंबर 2, अमालगमेशन डीमर्जर। अमालगमेशन डीमर्जर के केस में डेप्रिसिएशन असेट के यूजेज डे के बेसिस पे स्प्लिट होता है। लॉ डेप्रिसिएशन को ऐसे ट्रीट करता है जैसे रीस्ट्रक्चरिंग हुआ ही नहीं है। नंबर 3, फाइनेंशियल लीज। लीजी असेट को कैपिटलाइज करता है और AS 19 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगता है इवन इफ लीगल ओनरशिप नहीं है। नंबर 4, हाफ ईयर रूल। जैसे कि हमने देखा इनकम टैक्स में अगर कोई असेट 180 डेज से कम यूज हुआ है तो उसके ऊपर स्पेसिफिक परसेंटेज का हाफ डेप्रिसिएशन का रेट लगता है। वहीं कंपनीज एक्ट में जितने दिन असेट यूज हुआ है उतने दिन का डेप्रिसिएशन लगता है। एक बिजनेस अगर वो कॉर्पोरेट एंटिटी है तो उसे 2 तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। पहला डेप्रिसिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज पर कंपनीज एक्ट एंड दूसरा डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट फॉर IT रिटर्न फाइलिंग। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज बुक्स में अगर डेप्रिसिएशन 1 लाख है, मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमने सेम असेट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जिसका अमाउंट आया 1 लाख। उसी सेम असेट पर हमने इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया तो उसका अमाउंट आया 1.5 लाख। अब जो ये 1.5 लाख और 1 लाख का डिफरेंस है, इसके डिफरेंस से क्रिएट होता है डेफर्ड टैक्स असेट या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोजर मैंडेटरी है एज पर कंपनीज एक्ट। इसके साथ ही कंपनी को डेप्रिसिएशन मेथड यूज, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट एंड रिकंसिलिएशन डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है अपने नोट्स टू अकाउंट्स में। डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट में अलग होता है, इनकम टैक्स एक्ट में अलग होता है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इसको समझने का रियल बेनिफिट क्या है, बिजनेस पे इसका क्या इम्पैक्ट? तो बिजनेस पे इसके वेरियस इम्पैक्ट होते हैं जो कुछ इस तरह से है। पहला है टैक्स प्लानिंग। हायर डेप्रिसिएशन मतलब लोअर टैक्सेबल इनकम, मतलब टैक्स प्लानिंग। दूसरा है फाइनेंशियल एक्यूरेसी। सही एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मतलब सही डेप्रिसिएशन, मतलब असेट्स की सही वैल्यू और बुक्स में सही प्रॉफिट शो करना। कैसे? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डाउनलोड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में। हम यहाँ पर हमारा डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे। हम सपोज अप्रैल 25 से लेके जून 30 तक हमारा फर्स्ट क्वार्टर का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। यहाँ पे हम इसे डाउनलोड एज एक्सेल करेंगे। डाउनलोड नाउ करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया एक्सेल में। अब आप यहाँ पर देखिए हमारे डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 1650, जिससे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है 214941। अगर हमने डेप्रिसिएशन बुक में नहीं चार्ज किया होता कंसिडरिंग इट एज एन नॉन कैश एक्सपेंडिचर तो हमारा प्रॉफिट दिखता 23091, जो उतने अमाउंट से बड़ा हुआ दिखता।
क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है और हमारे बुक से कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो अगर हमने इसे कंसिडर नहीं किया होता तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ दिखता, जिससे हमें बड़े हुए अमाउंट पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ता, मतलब ज्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ता। लेकिन सही डेप्रिसिएशन दिखाने से हमारे बुक्स में हमारा करेक्ट प्रॉफिट दिख रहा है, जिससे हमें सही प्रॉफिट पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ रहा है। इससे फायदा क्या हुआ? इससे असेट की वैल्यू तो सही दिखेगी ही सही, साथ ही प्रॉफिट भी बुक्स में सही दिखेगा, जिससे इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को सही प्रॉफिट असेस करने में हेल्प मिलती है, जिससे इवेंचुअली बुक्स की फाइनेंशियल एक्यूरेसी बढ़ती है। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। ये सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करता है easy access to your profit and loss and various reports। थर्ड है लोन एंड इन्वेस्टर रिपोर्टिंग। जैसे कि हमने देखा, डेप्रिसिएशन से हमें ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर मिलती है, जिससे हमारे इन्वेस्टर्स और बैंक्स को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल एक्यूरेसी पता चलती है। नंबर 4 है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। गलत डेप्रिसिएशन मतलब गलत प्रॉफिट, मतलब गलत टैक्स, और इसका रिजल्ट हो सकता है पेनल्टी एंड मिसस्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन सही चार्ज करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ट्रू एंड फेयर पिक्चर के लिए। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डेप्रिसिएशन कंपनीज एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में अलग तरीके से चार्ज होता है। दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है। एक यूनिफॉर्म टैक्स डिडक्शन के पर्पज से देखता है, तो दूसरा यूजफुल एस्टिमेटेड लाइफ के पर्पज से। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को लाइटली मत लीजिए। ये आपका टैक्स सेविंग टूल तो है ही, साथ ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्यूरेटली भी प्रेजेंट करता है। ये था हमारा डिस्कशन डेप्रिसिएशन इन इनकम टैक्स एक्ट वर्सेस कंपनीज एक्ट को लेकर। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।